गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बॉटनी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? इस वर्ड को तोड़ के देखते हैं क्या मतलब आ रहा है इसका। सो यहाँ पर दो वर्ड हुए हैं मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फो व्हिच मींस एक्सटर्नल व्यू, स्ट्रक्चर, एंड देन अब इसके बाद एक वर्ड आ रहा है लॉजी, इसका मतलब है स्टडी। सो मॉर्फो मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लॉजी मतलब स्टडी, फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म। या आपने क्लास 11th में प्लांट किंगडम में पढ़े हैं ना, 5 डिवीजन प्लांट के, एल्गाई, ब्रायोफाइट, एपियोफाइट, जिम्नो एंड एंजियो। एंजियो मींस फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि सीड बनने की शुरुआत जिम्नो में हो गई थी, बट फ्रूट एक्चुअल में फ्लावर कहां आया था? वो आया था एंजियोस्पर्म के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट इज नथिंग बट एंजियोस्पर्म। ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी is the study of external structure, which may be अब जो स्ट्रक्चर है वो हो सकते हैं which may be vegetative structure, which may be reproductive structure, or reproductive structure after fertilization, product of sexual reproduction। एक एक करके पढ़ लेते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। अब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? सिंपली रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ, रूट, स्टेम एंड लीफ। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फ्लावर। अब फ्लावर की डिटेल हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, फ्लावर्स की डिटेल पढ़ेंगे, जबकि 4 रूट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टिल, उसके बाद स्टेम। एंड लास्ट वन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल गए, जाइगोट बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। अब जो ओव्यूल था, एक्चुअली में ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, अब ओवरी सब कुछ हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है, और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है। सो ये सब होता है किसके अंदर, और उसके बाद जब ये होता है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर सेगमेंट। पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो हो रहा है उसको हम किसमें डाल देते हैं? प्रोडक्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसको भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, जो कि है सीड एंड फ्रूट। सो ये ओवरव्यू है चैप्टर का। अब इसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ना है। जैसे इसके अलावा क्या और पढ़ेंगे? इसके अलावा adaptation of these organs, root, stem, leaf, flower, these organs. So adaptation of these organs, और वो adaptation कब किस में होती है? for protection, इस पर हम नीचे लिख देते हैं, for protection, climbing, ठीक है। और इसके अलावा हो सकती है स्टोरेज। तो वो प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग और स्टोरेज के लिए हो सकती है, वो भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, जो इसकी एडेप्टेशन है। इंक्लूड दिस
एंड these स्ट्रक्चर्स जो आते हैं, एडेप्टेशन जो होती है इनके अंदर, एडेप्टेशन का सिंपल फंडा है वो क्यों आती है एडेप्टेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन। समटाइम्स सिचुएशन आर नॉट जो हमारे अनुकूल हो, हमारे लिए सही हो, ऐसा हर बार नहीं होता, तो उसको बचने के लिए कहने के उससे उसको उस कंडीशन में बेस्ट सर्वाइव करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एडेप्टेशन लेकर प्लांट लेकर आता है अपने अंदर। तो जैसे कि स्टोरेज के लिए हम पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन के लिए हम पढ़ेंगे थॉर्न्स एंड स्पाइन्स, जैसे क्लाइंबिंग के लिए हम पढ़ेंगे किस तरह से एक्सिलरी बर्ड क्लाइंबिंग के लिए वो टनल बना लेती है, क्लाइंबिंग के लिए स्टोरेज के लिए हम देखेंगे किस तरह से रूट्स अपने अंदर खाना स्टोर कर लेते हैं, स्टेम भी कर लेते हैं, जैसे पोटैटो इज अ स्टेम एंड रूट में जैसे कैरेट रेडिश सब, तो हम ये पढ़ेंगे। सो हमें ये भी इस चैप्टर में पढ़ना है। सो मेनली हमें चैप्टर में डील करना है रूट स्टेम, प्रॉपर सीड फूड एंड प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग और स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर्स जो प्लांट के अंदर आए थे, इन सभी चैप्टर को हम इस सभी चीजों को हमने इसी चैप्टर में खत्म कर दिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सीड है, ठीक है, और सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है, इसको हम बोल देते हैं एम्ब्रियो, उस पूरे को मैंने बोला है सीड। तो अब जो एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो से स्ट्रक्चर निकलता है इस तरह से, ठीक है, इसको हमने बोला, और एक स्ट्रक्चर ऐसे निकला, इसको हमने बोला रेडिक्यूल, शूट सिस्टम बनाता है, तो रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, हम इसको देख लेते हैं अभी। तो इस वर्ड को फटाफट लिख लो, मैं इरेज कर लूं, ठीक है। एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। हम इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अभी जो मेरिस्टेम का कांसेप्ट है, ये आपका एक और चैप्टर है एनाटॉमी प्रॉब्लम में, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मेरिस्टेम है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो सबसे ऊपर जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, उसका काम होता है कि वो स्टेम की प्लांट की हाइट बढ़ा रहा है, तो जो लेटरल है वो उसकी गर्थ बढ़ा रहा है, चौड़ाई बढ़ा रहा है, और जो उसका इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो इंटरनोड से बढ़ा रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अपन देख लेते हैं, जैसे मान लो प्लांट की नोड है, नोड है, नोड है, नोड है, नोड है। सो नोड से हमेशा क्या निकलता है, नोड से निकलता है आपकी लीफ, नोड वाले रीजन से निकलती है लीफ। सो इस तरह से निकलते हैं एक नोड, इसको हमने बोला नोड, और ये भी नोड है, दो नोड के बीच की हम बोलते हैं इंटरनोड, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके साथ साथ एक मेरिस्टेम और भी लीफ की एक्साइल रीजन से निकलती है, एक्साइल रीजन से निकलती है, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम। इसके अलावा मैंने आपको फ्लोवर दिखाया है, नीचे लिख लेते हैं। फ्लोवर के साथ साथ हमको ये भी याद रखना है, जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है जो यंगेस्ट लीफ है सबसे टॉप पे जाती है, जैसे स्टेम बढ़ रही है तो यंगेस्ट लीफ ऊपर जा रही है, और जो ओल्डेस्ट लीफ है वो नीचे बेस पे रहती है। तो इस ऑर्डर को हम एक्रोपिटल ऑर्डर बोलते हैं। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस में। सो अभी आपको याद रखना है, लीफ का अरेंजमेंट नोड पे होता है, नोड से लीफ निकलती है, वो भी एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर में दोबारा बता देता हूँ कि सबसे टॉप पे जो रहती है यंग लीफ रहती है, और जो बेस पे रहती है वो ओल्ड लीफ रहती है। इस ऑर्डर को बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। तो इसके बारे में बाद में भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। रूट्स की बात करते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट, तो इन पूरे को बोलते हैं रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम कहाँ से आया है, रेडिकल से। और ये जो पूरा शूट सिस्टम है, अब शूट सिस्टम में आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ स्टेम है? नहीं, स्टेम है, लीफ है, नोड दिख रही है, नोड से लीफ निकली थी, इसके बाद इंटरनोड है, इसके बाद फ्लोवर है, इसके बाद एपिकल मेरिस्टेम है, इसके बाद एक्सिलरी मेरिस्टेम है,
तो सारा का सारा हम पढ़ते किसमें है, शूट सिस्टम के। और फ्लावर हम आगे चल पढ़ेंगे कैसे मॉडिफाइड शूट, मतलब शूट मॉडिफाइड करके अपने को फ्लावर बनाती है। एपिकल मेरिस्टम हमने देखा कि उसकी हाइट बढ़ा रही है, उसके बाद हमने एक्सियल मेरिस्टम देखा, इसका रोल हम पढ़ेंगे आगे चलकर। एक्सियल मेरिस्टम से ही ठोस निकलती है प्रोटेक्शन के लिए, जिससे टेंडर निकलती है इक्विलिब्रियम के लिए। सो इसका काम भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो एक जस्ट ओवरव्यू था कि किस तरह से रेडिकल रूट सिस्टम बना रहा है और किस तरह से ह्यूमन आपका शूट सिस्टम बना रहा है। सो अभी हम रूट की बात कर लेते हैं, पहले रूट खत्म करेंगे, देन आफ्टर तो रूट स्टार्ट करते हैं। रूट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब देख लेते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी कहती है रूट पॉजिटिवली जियोट्रोपिक और नेगेटिवली ऑटोट्रोपिक। तो क्या मतलब है जियोट्रोपिक और इसका मतलब और इसका मतलब क्या, और पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या जानते हैं। सो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर है कि अगर इंफॉर्मेशन जहाँ से आ रही है और मूवमेंट वही हो तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, और एक इंफॉर्मेशन जहाँ से आ रही है उसका अपोजिट रिस्पॉन्स हो, मतलब इंफॉर्मेशन ऐसे है रिस्पॉन्स ऐसे हो रहा है, सो वो नेगेटिव हो रिस्पॉन्स। सो पॉजिटिव अब जियो का मतलब होता है अर्थ की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, नीचे से। रूट कहाँ बढ़ता है, नीचे ही बढ़ता है, सो दोनों ही नीचे हैं, एक ही डायरेक्शन हो गई। सो तो जो रूट है वो जियो के रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव है। अब लाइट की बात करते हैं। लाइट कहाँ से आ रही है, सन से ऊपर से, पर रूट का मूवमेंट करके नीचे। इसका मतलब क्या होगा, मतलब जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अपोजिट मूव हो रहा है, इसका मतलब उसके लिए क्या है, नेगेटिव। सो नेगेटिवली फोटोट्रोपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। आई होप आपको क्लियर होगा। दोबारा बता रहा हूँ, जिस तरफ इंफॉर्मेशन है उसी तरफ मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव, जिस तरफ इंफॉर्मेशन उसका अपोजिट मूवमेंट हो रहा है नेगेटिव। जैसे लाइट को लेकर रूट नेगेटिव हो गई और अर्थ को लेकर रूट पॉजिटिव हो गई। सिंपल सी बात है, मेरे को क्लियर होगा। अब टाइप्स ऑफ रूट देख लेते हैं, और मेन में से रूट की बात करें तो रूट एब्जॉर्प्शन का काम हम से फंक्शन में डिस्कस कर लेंगे। इसका एब्जॉर्प्शन का काम रहता है, एनकरेज करता है प्लांट को, बनाए रखता है पूरे प्लांट को। रूट ही एक आधार होता है पूरे प्लांट का। अब इसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। सो अगली हेडिंग ले लेंगे हम टाइप्स ऑफ रूट। सो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ रूट। तो तीन तरह के पढ़ने हैं हमें, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट का मतलब क्या है कि मान लेते हैं अभी हमने देखा एक सीड है, उसके अंदर एम्ब्रियो था, उससे निकल रहा था क्या आपका रेडिकल। अगर ये रेडिकल, सो हम दिखा लेते हैं इसको, सेक्शन लिख लिया मैंने। हमने देखा कि ये रेडिकल से निकली प्राइमरी रूट, रेडिकल से जो जस्ट रूट निकल रही है एक्स कॉल्ड प्राइमरी रूट। इसको P स्टैंड फॉर प्राइमरी रूट, P स्टैंड फॉर प्राइमरी, R स्टैंड फॉर रूट। और उसी से निकलती है SR सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट उसके बाद सेकेंडरी रूट, एंड देन उसके बाद निकलती है मतलब प्राइमरी रूट और उसके कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब उसकी ब्रांचेस, इसको मिलाकर पूरे को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। अब यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि एक्स टाइप की रूट देखने को कहाँ मिलती है। तो इसका एग्जांपल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एग्जांपल्स है मोस्टली इन डाइकोट प्लांट। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ एग्जांपल मस्टर्ड। सो मस्टर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड और डाइकोट जनरली के अंदर इस टाइप का रूट सिस्टम मिलता है कि मेन ब्रांच रेडिकल से जस्ट निकली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड उनसे निकली टर्सरी। सो प्राइमरी देन सेकेंडरी से निकलती है, फिर उनसे फर्दर टर्सरी निकलती है। अब कैंसर में डायग्राम में उसको देख सकते हैं इस तरह से रूट दिखा रखी है। ट्रैप रूट सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद है फिब्रस रूट। इसमें भी क्या होता है ना, एक सीड था, ये निकला रेडिकल। अब रेडिकल से रूट निकली,
सो यहाँ एक रूट निकली, दैट्स रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट। पर ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम समय के लिए आती है, वो शॉर्ट लिव्ड, और ये अपने को रिप्लेस कर लेती है बहुत सारे फाइबर्स। और टफ्ट, ऐसे कहते हैं टफ्ट ऑफ रूट, गुच्छा बना लेती है रूट्स, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप स्ट्रक्चर्स बना लेती है, तो इसी को हम बोल रहे हैं फाइब्रस रूट। तो ऐसे रूट कहाँ देखने को मिलती है? एग्जांपल मोस्टली इन मोनोकोट। और आपकी एनसीईआरटी कहती है कि मोनोकोट में भी क्या वीक में देखने को मिलती है। सो टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम आपको समझ आया होगा। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ऐसा कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। प्राइमरी रूट रिप्लेस बाय अ नंबर्स ऑफ रूट्स, फिर इसको सिस्टम को बोल देते हैं फाइब्रस रूट। फिर फाइबर का पेरेंट्स आ रहा है, फाइबर्स का पेरेंट्स आ रहा है, तभी इसका नाम फाइब्रस रूट। इसके अलावा जो एडवांटेज है ना, ये एकमात्र रूट है कि रेडिकल को छोड़कर, मींस हमने बोला ना कि हर रूट कहां से निकल रही थी, सीड का एम्ब्रियो से निकला था रेडिकल, रेडिकल रूट सिस्टम बनाती है। बट इस रूट की खास बात है कि अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के हर उसी भी किसी भी पार्ट से अगर रूट निकल जाती है तो उस टाइप के रूट को हम बोलते हैं एडवांटेजियस रूट। तो लिख लेते हैं, रूट अराइजेस अदर देन रेडिकल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल देखा होगा आपने, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे अपने बनियन ट्री देखो ना, स्टेम से ऊपर से ही रूट्स आने लग जाती हैं। बनियन ट्री सपोर्ट के लिए मेनली, प्लांट का भारी इतना हो जाता है कि उसको सपोर्ट चाहिए, तो उस टाइप के रूट को हम पढ़ेंगे, जस्ट प्रोफ्रूट बोलते हैं। ठीक है, आपके बाद आपने मेज में देखोगे ये रूट, शुगर केन, ठीक है, मोनेस्ट्रा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाला वर्ड भी आता है, मोनेस्ट्रा में भी देखेंगे। सो टैप रूट सिस्टम अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेडिकल से प्राइमरी रूट, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। एग्जांपल डाइकोट मेनली मस्टर्ड में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद फाइब्रस रूट, रेडिकल शॉर्ट लिव्ड रहता है, प्राइमरी रूट रिप्लेस बाय आफ्टर ऑफ रूट्स। एंड इसका एग्जांपल मोस्टली मोनोकोट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वीट। एडवांटेज रूट, रूट राइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, एग्जांपल्स बनियन ट्री, मेज, शुगरकेन, मस्टर्ड। सो ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हैं आप इस वाले में, एडवांटेजियस रूट में ग्रासेस का भी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो हेड कर दिया, नेक्स्ट हेड ले लेंगे रीजंस ऑफ रूट। तो अगेन हम तरफ से डायग्राम बनाएंगे। ये आपका सेट है, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से क्या निकल गए थे रेडिकल। हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, बाहर निकाल के क्या हुआ, हमने बनाया कैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सबसे टिप पर ये जो रीजन होता है, ये होता है रैम। रैम स्टैंड फॉर रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो हम सबसे टिप पर होता है, चीज को हम ऐसे दिखा लेते हैं। कुछ सेल्स है यहाँ पर, तो इनमें से ये जो सभी सेल है, मेरिस्टेमेटिक की खास बात होती है, ये एपिकल मेरिस्टेम, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या चाहता है कि प्लांट के अपने 9th क्लास में भी हमने पढ़ी चीजें, पूरा टिश्यू चैप्टर था, और एनाटॉमी में भी ये दोबारा आएगा। हम अभी जो एनाटॉमी चैप्टर डिस्कस करेंगे कि जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इनका एक ही मुद्दा है, एक ही मतलब है कि डिवीजन करना चाहते हैं, फटाफट डिवाइड करना चाहते हैं और अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं। सो
लगातार बढ़ रही है और रूट्स बढ़ती जा रही है। जिसे हमने पिछली अभी देखा है कि 3 तरह के रूट थी, जैसे इसमें टैप रूट थी, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रूट अपने आप को बढ़ा रही है। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक रीजंस बनते हैं, रूट के अंदर भी रीजंस बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देन उसके आफ्टर कुछ सेल डिसाइड करती है कि यस अब हमें डिवाइड नहीं करना, हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करना है प्लांट के अंदर, तो उसके आधार पर 3 पार्ट बन जाते हैं रूट के अंदर। तो हम देखते हैं कैसे। सो इस चीज को आप लिख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ ये सभी ओवरव्यू कि ये डिवाइड कर रही है सेल, तो जिससे रूट की बढ़ती जा रही है। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं इतना पार्ट में हमारी रैम थी, यू नो अबाउट द रैम, अभी बताया हमने, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और अपने नंबर लगातार बढ़ा रही थी। अब क्या हुआ, अगेन अपने को बड़ा करा, नंबर बड़ा करा, तो हम मान लेते हैं कि कुछ सेल, ये जो सेल है ये डिसाइड कर रही है कि अब हम डिवीजन में हेल्प नहीं करेंगे, अब हम डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं, अब हम एक पर्टिकुलर काम करेंगे प्लांट के अंदर। तो अब पूछते हैं इनसे भी कौन सा काम करोगे आप, तो ये कहते हैं कि हम करेंगे इलोंगेशन का काम। मतलब हम आपने डिवाइड कर दिया, दैट इज ओके, बट हम अब जो रूट की जो लंबाई है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। अब लंबाई बढ़ाने के लिए तो क्या होना चाहिए, अच्छा पहले हम स्पेसिफिक फंक्शन भी लिख लेते हैं ताकि लंबाई वाले काम हम इसे देखते हैं। अगर ये सेल डिवाइड करना चाहते हैं तो कोई खास बात है, कोई होनी चाहिए डिवाइड करने की। ये स्मॉल सेल होती है, इसकी कुछ खास बातें होती हैं, ये स्मॉल सेल होती हैं, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब बहुत घना साइटोप्लाज्म है। थिन वॉल होती है, ठीक है, थिन वॉल होती है, और प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। अगर मैंने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है तो एक वर्ड आया है सेल चैप्टर के अंदर, प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल अपने आप से कम्युनिकेशन करती है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट को आदान प्रदान करती हैं, तो उसी कनेक्शन को बोलते हैं, उस पर्टिकुलर कनेक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन भी देखने को मिलते हैं इस वाले रीजन में, मेरिस्टेमेटिक में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। इसके अलावा इसके जो न्यूक्लियस जो प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट मींस तुरंत एक से दो बनना चाहता है, प्रोमिनेंट है और वो इंफॉर्मेशन ज्यादा रखता है उस चीज को लेकर। सो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, प्रोमिनेंट। इसमें एक बार फिर लिख दूं इन सारी चीजों को। तो हम मान चलते हैं इन सेल ने डिसाइड किया था कि हम अब क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम इलोंगेशन में हेल्प करेंगे। तो ये सेल देखने में कैसे हो जाती है, देखते हैं आगे। अच्छा हम एक बार फिर ड्रॉ करते हैं, क्या हुआ हम देखते जा रहे थे हाइट भी बढ़ रही है प्लांट की, और कुछ सेल अब चाह रहे थे हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो सेल हम बना रहे थे कुछ, ये रीजन को मैं यहां से बना रहा हूं, ये सेल इतने बड़े हो गए। बाकी अगेन सेम, तो इस रीजन को मैं यहां बोल रहा हूं कि इस सेल ने क्या कर दिया अपना इलेंगेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्यूल। आपने सुना होगा ऑर्गेनाइज है सेल चैप्टर के अंदर, वैक्यूल जिस ऐसे ऑर्गेनाइज जो इनके पास नहीं है। अगर कोई डिफरेंस पूछ ले, इस रीजन जो मेरिस्टेमेटिक है, सैम जो हमने रैम सॉरी हमने जो हमने पढ़ा है रूट एपिकल मेरिस्टेम, उनके अंदर वो नहीं था। तो ये जो ऑर्गेनाइज है वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल का काम क्या होता है कि एक्स को वेस्ट डस्टबिन ऑफ द सेल में बोलते हैं, कुछ मटेरियल को रखना ओपन अंदर तो ये रखते हैं। तो इस समय ये पानी को रखकर अपने को इलोंगेट कर रही है, जो सेल है उसकी हाइट भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, और जो रीजन है रूट का वो भी बढ़ रहा है। तो इसका काम इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि हम डिवाइड नहीं करेंगे, बट हम प्लांट की जो रूट की पर्टिकुलर हाइट को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो इन्होंने ये काम दे दिया, इलोंगेशन जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्यूलेशन। सो इसके बाद कुछ और सेल डिसाइड करती हैं जो इसके जस्ट ऊपर की, हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ सेल थी,
तो यहाँ पर भी है फिर वो सेल अगेन। अब कुछ तो इसमें पार्ट में इन्वॉल्व हो गई थी और कुछ अब इसके बाद इसको हटा रहा हूं, उसके बाद क्या कहते हैं कि हम अब और ज्यादा एलेबोरेट काम करेंगे प्लान के अंदर। हम एक डायग्राम और बना लेते हैं। सो ये रीजन ये रहा, इसके बाद मैं ये रीजन ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ वाला, और एक रीजन है स्पेसिफिक दिखाऊंगा अलग से। अब ये टोटल हमारे रीजन आ जाएंगे। तो सबसे पहले वाला रीजन था जो हमने देखा, ये वाला कौन सा था जो इलोंगेट कर रहा था क्या, ठीक है। फिर हमने देखा ये वाला कौन सा दिखा रहे जो अपने को डिवाइड कर रहा था। जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, उसमें जो शूट एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम है जो, तो उसमें जो सबसे लास्ट का पोर्शन है ये कहता है ये जो जितने भी सेल्स हैं इस रीजन की, पर्टिकुलर इस रीजन की, वो अपने आप को जीवन से, अब सेल साइकिल जिसने पढ़ा चैप्टर उसको पता है कि सेल साइकिल में फेज होता है जीवन एस जी2, तो उसमें जीवन से ये जी2 जी नोट में चले गए, एग्जिट हो गए सेल साइकिल से। और वो कह रहे हैं कि हम एक काम करेंगे, हम प्रोटेक्शन में काम करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए, मतलब मेरिस्टेमेटिक जो सेल है मेरिस्टेम्स इनको बचाएंगे। तो ये बना लेते हैं सबसे लास्ट वाले रूट कैप, और ये हमको देख लिया, इस रीजन को हमने अभी बताया था, ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, और ये जोन हो गया जोन ऑफ, तो सब लिख लेते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। अब एक रीजन और समझाना था आपको, कुछ सेल और डिसाइड कर रहे थे हम, और मैच्योर होके क्या करेंगे, और ज्यादा मैच्योर, इसके बाद और मैच्योर हो गए वो, और यहां से निकलने लग गए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम रूट हेयर बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं रूट हेयर। इस रीजन को मैं बोल रहा हूँ, इस रीजन को मैं बोल रहा हूँ, इस पूरे रीजन को मैं बोल रहा हूँ जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब मैं अगेन पूरा हटाकर इसको दोबारा बनाऊंगा साफ साफ डायग्राम, कंसेप्ट के बाद हमको समझना होगा मैच्योरेशन। सिंपल सा फंड है, सेल डिवाइड कर रही थी, सेल ने बोला है कि मैं डिफरेंट काम करूंगा, कुछ सेल लग गई मैच्योरेशन, जो मेन चीज है रूट की, अब रूट की मेन चीज क्या होता है एब्जॉर्प्शन, उसके लिए उसने मैच्योरेशन जोन में जाना शुरू कर दिया, वहां से रूट निकाल के पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, मिनरल्स लेना शुरू कर दिए। कुछ सेल ने बोला कि मैं इनोवेशन में काम करूंगी रूट की, तो उसने जोन ऑफ इनोवेशन वाले पार्ट में जो पार्टिसिपेट कर लिया। मैथमेटिक लगातार अपना काम कर रही है कि जो हम जो उसका काम था डिवाइड करना, लास्ट वाला क्वेश्चन कहता है कि अगर डिवाइड करते हैं तो इनको बचाना ही पड़ेगा, तो वहां पर चित्र उन्होंने बन गया रूट। तो ये हिसाब से डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। इसको आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बट मैं इसको इरेज कर दूंगा। एक और डायग्राम बना लेते हैं रफ सा। तो हमने देखा ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और सबसे नीचे हम दिखा देते हैं इस स्ट्रक्चर को, जिसको हम बोलते हैं रूट। इसके दो काम लिख लेते हैं। रूट्स को रास्ता दे रहा है मिट्टी के अंदर, तो वे रूट्स वो क्या कर रहा है, वे इन सॉइल और प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसके बाद हमको याद रखना है कि साइकिल के जीवन से जी नोट में चले गए। ठीक है, इसके बाद हमने बोला कि हम मान लेते हैं इतना रीजन, ठीक है ना, जहां पर जो सेल थी, दिस सेल्स जो डिवाइड कर रही थी लगातार स्मॉल सेल, सो इस रीजन को मैंने बोला, इस रीजन को पूरे को जोन
मेरिस्टेमेटिक। इसके बाद इतने रीजन को मैं बोल रहा हूँ। इलोंगेशन। इसके बाद मैं इतने जोन को बोल रहा हूँ। इसी मैचुरेशन रीजन से निकलती हैं कुछ हेयर्स इस तरह से। लेट्स कॉल रूट हेयर, इसका नाम दे देते हैं। मैथमेटिक जोन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी अभी। ये सेल्स स्मॉल होते हैं, इसको दोबारा लिख सकते हो आप, स्मॉल होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस, फटाफट डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग सेल्स इसी को बोलते हैं। इलोंगेशन को हम बोलते हैं, इनके अंदर वैक्यूल आ गए थे जो कि वैक्यूल मैथमेटिक सेल्स के अंदर नहीं होते, तो उनके अंदर वैक्यूल है। सो वैक्यूल के कारण क्या करते हैं, अपने सेल का साइज को बढ़ाते हैं वाटर रिटेंशन। फिर उसके बाद जो ये रूट हेयर है, इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। ये मैचुरेशन जोन से निकलते हैं, इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आई थिंक यहाँ पे टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे रीजन ऑफ रूट्स में जहाँ जोन लिखा है, इस चीज को रीजन लिख सकते हो, कई बुक्स में रीजन है कई जोन है। तो रीजन ऑफ मैथमेटिक और रूट क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। इसके बाद एक रूट क्या लिख सकते हो आप, सिंबल लिख सकते हो, सिंबल, इसका सिंबल एक होता है, सिंबल है, ठीक है। इसके बाद हाँ, रूट हेयर के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। सरफेस जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा पानी प्लांट ले सकता है और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर सकता है सॉइल में। तो ये तीन चार बातें, इसके बाद टॉपिक को हम खत्म करते हैं। इसके बाद लास्ट हेडिंग रूट्स के बाद खत्म हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शन ऑफ रूट्स। फंक्शंस, तो सबसे पहला फंक्शन जो रहता है रूट का, एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स। सेकंड, स्टोरेज। थर्ड, ऐसे स्टोरेज के जगह पहले लिख सकते हैं एनकरेज, मतलब प्लांट को, मतलब प्लांट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट गिरे ना गिरे, तो वो इसको बनाए रखता है बेस, और इसका बेस को बनाए रखता है कि प्लांट बना रहे सॉइल के ऊपर। ठीक है। इसके बाद एक और इसका काम है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में रहता है बट इसके बारे में लिखना जरूरी है, सिंथेसिस ऑफ PGRs। Synthesis of PGRs. What is the meaning of PGRs? Plant growth regulators. हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ स्टोरेज और सपोर्ट के अलावा भी स्टोरेज वाला काम भी रहता है रूट का। ठीक है, तो ये सब मेन फंक्शन है। अब थोड़ा मॉडिफिकेशन देख लेते हैं।
कि कई बार क्या होता है प्लांट को अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। कई बार सिचुएशन ऐसी रहती है, अनफेवरेबल कंडीशन रहती है कि प्लांट को अपने आप को मॉडिफाई करके उसके रूट्स को अपने आप को मॉडिफाई करके उस पर्टिकुलर फंक्शन करना होता है। इसमें हम स्टोरेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ रूट्स अपने आप को सपोर्ट के लिए, जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी आती है, जैसे प्रोफ्रूट मैनर अबंडेंट ट्री में होती है, स्टिल रूट जैसे मक्का शुगर केन में होता है। उसी तरह से एक हम पढ़ते हैं कि एक फंक्शन ये भी रहता है कि रूट का, कि अगर उसको मान लो ऐसे एरियाज में जैसे मार्शी है, दलदली इलाका में, स्वाम्पी एरियाज में है, तो उस समय भी कई बार रूट्स को क्या करता था कि उसके जहाँ पर वो है नीचे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए वो रूट मिट्टी के सरफेस ऊपर आ जाती है, सो दैट क्या हो कि वो ऑक्सीजन मिल जाए। तो ये भी मॉडिफिकेशन है। तो अभी हम मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी एनसीईआरटी में ऐसा मॉडिफिकेशन का टॉपिक नहीं है, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन आता है इस पे, सो अभी देख लेते हैं। सो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। अभी तो मॉडिफिकेशन देखते हैं क्या। अब जो मॉडिफिकेशन है, सबसे पहले मैंने बोला मॉडिफिकेशन किस चीज के लिए करते हैं। सबसे पहले करते हैं स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, जैसे स्टोरेज के लिए भी टैप रूट सिस्टम की स्टोरेज अलग होती है, एडवांटेजेस रूट के लिए अलग। टैप रूट सिस्टम में भी आ जाते हैं, जैसे कैरेट, टर्निप, रेडिश, ये सब रूट की मॉडिफिकेशन, ठीक है। कैरेट, टर्निप, रेडिश, ये सब टैप रूट। एडवेंचर रूट में क्या आ जाता है, जैसे स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। इसके अलावा मॉडिफिकेशन कहाँ होती है, स्टोरेज के बाद सपोर्ट में। तो सपोर्ट बना लेने के लिए इन बनियन ट्री में क्या करता है, बनियन ट्री के अंदर सपोर्ट के लिए बनाता है प्रोफ्रूट, और मेज एंड शुगर केन के लिए, ये प्लांट है, ये नोड्स हैं, सो ये सोइल सरफेस है, तो यहाँ से स्ट्रक्चर निकल आता है, दिस रूट इज कॉल्ड स्टिल रूट। बट एक्चुअली भी सपोर्ट के लिए, दोनों सपोर्ट के प्रोफ्रूट पे आप देखते होंगे कि किस तरह से बड़े बड़े जो पहले पतली पतली रूट्स निकलती हैं स्टेम से, देन जो वो बहुत ही ज्यादा हैवी मास की हो जाती है, इसमें कंटेंट मतलब हैवी मास होता है उसमें, कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है वो जो पर्टिकुलर रूट है। इसके बाद सपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, लास्ट वन मॉडिफिकेशन रेस्पिरेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, फिर समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेट, इसको लिख लियो फटाफट, ठीक है, हटा दे। इन स्वाम्पी या कह लो मार्शी एरिया, दलदली इलाका, लेस अमाउंट ऑफ O2 प्रेजेंट, लेस अमाउंट या लगभग ना के बराबर O2 होती है। इसके कारण क्या होता है, प्लांट develop root which is positively phototropic। अभी हमने पढ़ा था कि
ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है रूट, बट इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट अपने रूट्स को लाइट की डायरेक्शन में ले जाता है, सो दैट कि अगर वो बाहर निकलेगी तो वहां से उसको ऑक्सीजन मिल सकती है। बिकॉज अगर वो नहीं करेगा ऐसा तो प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एक टाइम के बाद प्लांट की डेथ हो जाएगी। उसको बचने के लिए काम किया उसने। तो हम बना लेते हैं उस रूट को, मान लेते हैं ये प्लांट है और ये रूट्स हैं, ठीक है, और ये रूट्स बाहर आ रही हैं, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस रूट्स के ऊपर। ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं न्यूमेटोथोर, और इस रूट्स को पूरे को बोलते हैं न्यूमेटोफोर। ये जो स्ट्रक्चर है न्यूमेटोथोर, इसी की हेल्प से वो ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी एनवायरनमेंट में O2 है, ये इसी स्ट्रक्चर से लेते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर से लेते हैं, इसको हम बोल रहे हैं न्यूमेटोथोर। और पूरी कंप्लीट रूट्स को हम बोल रहे हैं न्यूमेटोफोर। सो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, न्यूमेटोफोर इज आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट न्यूमेटोफोर, ये क्वेश्चन लीक का है। देन इसके बाद क्वेश्चन आएगा कहां देखने को मिलती है, स्वैम्प एंड मार्शी एरियाज में, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, उससे बचने के, प्लांट के डेथ ना हो जाए, उससे बचने के लिए वो क्या करता है, अपने रूट्स को पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, मतलब वो बाहर निकाल देता है सो दैट कि उसको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से मिल जाए और वो बच जाए। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आएगा, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेम। ये कोई बात नहीं जो रूट के लिए पढ़ी थी, वहां पर था पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, यहाँ लिखेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। वहां लिखा था हमने नेगेटिवली फोटोट्रोपिक, क्या लिखेंगे नेगेटिवली जियोट्रोपिक। अगेन क्यों बोला पॉजिटिव, लाइट का सिग्नल ऊपर से आ रहा है सनलाइट का, और मूवमेंट भी टाइम की कहां है, ऊपर ही हो रही है, सो पॉजिटिव उसके रिस्पेक्ट में। नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि अर्थ का सिग्नल नीचे है बट स्टेम जा रही है ऊपर, सो अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब अगेन जियोट्रोपिक के लिए वो नेगेटिव। सो ये दो वर्ड्स आपको समझ आए, इसको लिख लो फटाफट, ठीक है, लिख लिया आपने। नेक्स्ट अब स्टेम किस तरह से, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर साल ये आता है कि स्टेम किस तरह से अलग है रूट से। जैसे आलू है, आलू को हम रूट क्यों नहीं बोलते, स्टेम ही क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है आलू के पास जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आलू जो है वो स्टेम है, रूट नहीं है। बिकॉज अब जो लाइन लिखने वाले हैं उससे क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन स्टेम रूट के कंपेयर में क्या है, इन स्टेम प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, रूट में नहीं होते प्रेजेंट, वो नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड आपकी स्टेम में रहती है, जैसे आलू में नोड और इंटरनोड पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, आपका नोड और इंटरनोड के कारण क्या होता है कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रूट को स्टेम से, जैसे आलू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाजर या मूली से, बिकॉज उनके पास नोड और नोड इंटरनोड नहीं है, बट पोटैटो के पास नोड, जैसे जिंजर उसके बाद में नोड इंटरनोड है, वो भी स्टेम में आता है। तो एक मेन बात है ये जो कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है, स्टेम से हो गया क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टेम का काम क्या है, पर इससे पहले देखते हैं स्टेम करता क्या है प्लांट के अंदर। सो अगर हम बनाए स्टेम, तो यहाँ से क्या निकल रही है, नोड, नोड से क्या निकलती है, अगेन लीफ, और दो नोड के बीच के रीजन को हम बोलते हैं इंटरनोड, और ये हो गई सारी नोड। इसके बाद सबसे ऊपर का पॉइंट हम बना लेते हैं यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं
एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मींस सबसे ऊपर ऊंची चोटी पर, एपिकल मेरिस्टेम। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं जो लीफ की एक्सिस से निकलती है, एक्सिलरी मेरिस्टेम। अब एक्सिलरी मेरिस्टेम के दो फंक्शन हैं, सर्टेन पॉइंट्स एक्सिलरी मेरिस्टेम अपने को कन्वर्ट कर लेता है थोन्स के अंदर, कहीं कहीं अपने को कन्वर्ट कर लेता है तो टेंडल थोन्स। क्यों? जैसे कुछ फैमिलीज हैं ऐसे सिट्रस और बम्बोविलिया फैमिली जिसके अंदर हार्बीवोरस प्लांट मतलब जो हार्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट को खाने आते हैं, तो उनसे बचने के लिए थोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जैसे कोकोपेटा फैमिली, लाइक गार्ड फैमिली है जिसमें कद्दू वगैरह आ जाते हैं, उनके अंदर ये सपोर्ट के लिए, क्योंकि इतने भारी प्लांट होते हैं, सपोर्ट के लिए टेंडल के लिए भी ये बन जाता है, अपने को मॉडिफाई कर लेता है। तो ये बात क्लियर हो रही होगी एक्सिलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। और जो लीफ का अरेंजमेंट होता है जस्ट लाइक हमें पढ़ेंगे उसको एप्रोप्रिएट ऑर्डर में रहता है। स्टेम की फंक्शन देख लेते हैं, और एक दो क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकते हैं कि स्टेम की और स्टेम का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे फ्लावर में निकलता है, इससे ब्रांचेस में निकल जाती हैं, तो ये सारा शूट सिस्टम कहीं ना कहीं स्टेम से निकल रहा होता है। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं इसके क्या है, फंक्शंस। functions of सबसे पहला फंक्शन कि पूरे पूरे प्लांट को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रही है, सपोर्ट प्रोटेक्ट सपोर्ट दे रही है। हालांकि आपने हमने पढ़ा है रूट ने भी सपोर्ट दे रही है, बट कंप्लीट प्लांट को वही बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं स्टेम भी ये काम कर रही है, सपोर्ट का। सो सपोर्ट प्लांट। हमने बोला कि एब्जॉर्प्शन रूट करता है मिनरल्स का और पानी का, उसके बाद पूरे प्लांट बॉडी में देना का काम किसका होता है, स्टेम का, यानी ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में सब आ जाते हैं, वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटिक। अब यहाँ पर वर्ड है फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक का मतलब यहाँ क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्लूकोज बनता है, तो पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 H2O जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है आपका ग्लूकोज, तो वो बनता है, स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सो ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। एंड थर्ड फंक्शन इसका है स्टेम हेल्प टू अराइजेस number 1 branches, number 2 flower, number 3 leaves। ठीक है, branches, flowers and leaves, complete shoot system कहने के। और हमें एक बात भी पता है कि हमने देखा था ना कि जब सीड था उसमें एम्ब्रियो था, तो उसमें जो प्लूमल वाला पार्ट था, इसी प्लूमल वाले पार्ट से ही स्टेम या शूट सिस्टम निकलता है। इस बात को भी आपको याद रखना है।